वीक शुरू हो गया है ना। ऐसे ही देखते देखते देखो पूरा जनवरी गया और फरवरी की आज 5 तारीख है। ये सोचो 5वां दिन भी स्टार्ट हो गया। ऐसे ही बेटा लाइफ भाग जाती है। हम सोचते रहते हैं कि हम काम करेंगे करेंगे करेंगे। इसलिए कहा गया है कि वो कहावत सुनी है तुमने, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अब खुद सोचो, कुछ दिन पहले लग रहा था कि 2024 आने वाला है। 2024 के अब 10 महीने तुम्हारे हाथ में हैं। 1 महीना पूरा गया और ये चलता हुआ महीना फरवरी का बहुत जल्दी भाग जाएगा। तो इसलिए डेली सोचा करो कि मैंने आज के दिन को सही ढंग से यूटिलाइज़ किया। ये अपना फ्यूचर निर्माण का टाइम है बेटा, ये भविष्य निर्माण का टाइम है। रोज़ एक दिन रात में सोने से पहले सोचा करो आज के दिन का मैंने क्या इस्तेमाल किया। ये बहुत जल्दी भागती है ये एज। एक तो स्कूल एज पता नहीं चलती 9वीं के बाद, जैसे 3 साल कहाँ जाते हैं, 10वीं तुरंत से लगता है हो गई, 11वीं 12वीं सोचते हैं जब तक चीज़ें, तब तक लगता है 12वीं भी पास हो गई। फिर ऐसे ही कुछ साल कॉलेज की लाइफ के जो होते हैं ना, मतलब 12वीं के बाद, वो बहुत जल्दी भाग जाते हैं। ये टाइम अपनी लाइफ को सेट करने का है, बहुत अच्छी ज़िंदगी बनानी है। तो ये 5-6 साल हैं जो तुम्हारे हाथ में हैं और ये पता नहीं चलेंगे कि कहाँ गए। अब बातचीत नहीं करनी बीच में, एक ना यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहा करो, इनमें से बोल दो एक को जो इस तरफ थोड़ा, क्योंकि इनको भी समझ में कम आता है। थोड़ा बेटा समय बीतने के बाद समझ में आता है। हम चाह रहे हैं तुम समय को आगे से पकड़ लो, क्योंकि समय, ये कहावत है, गंजा होता है। समय को पीछे से नहीं, बाली नहीं है उसकी, कैसे पकड़ोगे समय को। समय आगे से पकड़ना पड़ता है। 2023 तो हाथ से गया, अब कैसे लाओगे वापस। अभी 24-25 तुम्हारे हाथ में है, तो समय को हमेशा आगे से पकड़ा जाता है। इसका मतलब अपने आप को ताकतवर बना के, मजबूत बना के, तैयार करके भविष्य के लिए तैयार रखना पड़ता है। तो समय जो बीत गया वो हमारे हाथ में वापस नहीं आना। हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया हुआ था जो सभी एग्जाम्स में आता है, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया। और इसमें हमने पढ़ा था एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज स्टार्ट हुआ हम इंडियंस के लिए 1885 के बाद का भारत। इसी को कहते हैं स्वतंत्रता के संघर्ष की कहानी, कि कैसे हमने आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष किया, बहुत मेहनत की। लाइव हो गई क्लासेस, लाइव हो गई, ठीक है। तो देखो 1885 से और 1947 के इस दौर में हमने बहुत मेहनत की। हम मेंटली फिजिकली तैयार हुए। फिजिकली क्योंकि मार भी खानी थी भाई। लाल बाल पाल जानते थे ना कि लाठी चार्ज होगा। लाला लाजपत राय तो मारे ही लाठी चार्ज के बाद तो गए थे जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। तो हम मेंटली और फिजिकली तैयार थे। फिजिकली मारपीट भाई, खाने के लिए पिटाई, जेल में जाने के लिए, और मेंटली अखबार और मैगजीन्स लिखने के लिए, ताकि एक आदमी अगर मर भी जाए तो उसके लिखे लेख, उसके विचार समाज में चलते रहें। आज जो हम भगत सिंह को एडमायर करते हैं, हम हर साल याद करते हैं कि मार्च में जब उनको फांसी हुई थी, क्या डेट थी उस दिन, 23 मार्च। फांसी वैसे मुकर्रर हुई थी 24 मार्च की, पर एक दिन पहले फांसी दे दी गई थी ना, रात में ही। ऐसे ही हम उनका बर्थडे याद करते हैं जब सितंबर में, वो कुछ लोग कहते हैं 27 सितंबर, कुछ कहते हैं 28, वो एक डिस्प्यूट ही है, लेकिन फिर भी हम याद करते हैं कि हाँ, भगत सिंह जैसा एक लड़का इस धरती पर हमारे देश में पैदा हुआ। तो ये जो लोग हैं ना, ये तो चले गए, लेकिन इनके विचार आज तक चल रहे हैं और इसी विचार के कारण ये जिंदा हैं। महात्मा गांधी के विचार ही तो जिंदा हैं। गांधी को तो गए कितने साल बीत गए, अब 2048 आ जाएगा। 1948 में मारे गए थे ना वो, 2024 आ गया और 24 साल बाद 48। इसका मतलब विचार जो हैं ये चलते रहते हैं। तो 2 तरह की लड़ाई होती है बेटा, एक होती है मानसिक तौर पे लड़ाई, इसी को हम कहते हैं वैचारिक लड़ाई, जो हमारी अंग्रेज़ों से थी, और एक थी हमें शारीरिक रूप से उन्होंने खूब ज़्यादा परेशान किया, बहुत सारी यातनाएं दी, कभी काला पानी भेज देते, कभी मांडले जेल भेज देते। तो हम परेशान तो किए ही गए, हमारे उस टाइम के लीडर्स। ये जो चीज़ें थी ना, ये आज तक चल रही हैं और विचार कभी मरते नहीं हैं, इसलिए ये कहावत कही गई। फिर हमने पढ़ा था कि हम सबको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, उस प्लेटफॉर्म से हमारी बातें सुनी गई। उस प्लेटफॉर्म को ही नाम दिया गया था कांग्रेस। और कांग्रेस के 3 काल हमने पढ़े हुए हैं। 3 चरण में कांग्रेस ने अपनी डेवलपमेंट दिखाई, अपनी प्रोग्रेस दिखाई। पहला काल 1885 से 1905। हम सब जानते हैं इस टाइम
तक सिर्फ एप्लीकेशन लिख के अपनी बात कहने वाले पुराने लीडर्स थे, और उन सब के नाम के आगे हम लोग लिख देते थे ये लोग उदारवादी हैं, ये मॉडरेट्स हैं। भैया ये अपनी बात कहते हैं बहुत तमीज़ से, तहजीब से। वो टू द प्रिंसिपल वाली टाइप की एप्लीकेशन ना, भाई टू द वाइसराय करके लिखा करते थे, और फिर लास्ट में काइंडली, भाई वी आर वेरी थैंकफुल, ऐसे शब्द, जैसे कि वो हम पे एहसान कर रहे हैं वो लोग अंग्रेज़ यहाँ पर। इनकी बात जब नहीं सुनी गई, अंग्रेज़ों ने इनको बेवकूफ़ समझा, इसीलिए उन्होंने 1905 में एक घटना को अंजाम दिया जिसे हम कहते हैं बंग भंग। बंगाल को भंग कर दिया, विभाजन कर दिया। रियलिटी ये है कि बंग भंग कहा गया था प्रशासन का नाम लेके कि भैया बहुत बड़ा है, हम एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहते हैं ढंग से, लेकिन हम जानते हैं कि इसका बंटवारा वास्तव में हिंदू और मुसलमानों का बंटवारा था। आप इस बात को 100% श्योरिटी से कहते हैं, कैसे कहते हैं? क्योंकि अगले ही साल हमने इसका एग्जाम्पल देख लिया। 1906 में क्या बनवा दी गई? मुस्लिम लीग। तो कहीं ना कहीं उसका बैकग्राउंड तैयार किया गया था ना। इन सब के कारण 1907 में कलेश हुआ कांग्रेस का, और कांग्रेस में बंटवारा हो गया। जो बंटवारा 1919, जब तक गांधी मेन लीड में नहीं आए तब तक विचारों का चलता ही रहा, और इस टाइम पर कांग्रेस को हमने दो दलों में विभाजित होते देखा, एक गरम दल और एक नरम। नरम तो पुराने वाले ही कौन लोग थे? उदारवादी, बस नाम बदल गया, अब ये कहलाए नरम दल। लेकिन अब एक नया ग्रुप आ गया था जिसका नाम था गरम, और इसके तीन चेहरे सबके सामने थे, लाल, बाल, पाल। इनमें सबसे ज्यादा काबिल, वैसे तो तीनों ही काबिल थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक का एक दबदबा था समाज में, उनकी एक थोड़ा सा था भी, एक आदमी का पद ज्यादा ऊंचा, तो ऐसे इनका पद ज्यादा ऊंचा था। और इस टाइम तक अंग्रेज भी समझ गए कि दो चीजें इनके पास हैं, एक तो पैसा और एक ताकत। इसका डिवीजन करवा दिया, नरम के पास पैसा और गरम के पास ताकत। अकेली ताकत कुछ नहीं कर सकती, पैसे के बिना आप कहीं सस्टेन ही नहीं कर पाओगे, आप कैसे अपने विचार फैलाओगे? और अकेला पैसा क्या करेगा? क्योंकि दबाव तो कहीं ना कहीं ताकत का ही होता है ना, पैसे से क्या कर लेंगे बुजुर्ग लोग। इसका नुकसान हमने खाया, और जब तक महात्मा गांधी मेन लीड में नहीं आए 1919 से, तब तक फिर हम लोग इस सेकेंड फेज को ही झेलते रहे। और फिर हमने थर्ड फेज में खूब एक तरह से क्रांति और सारे बड़े आंदोलन, इसे हम एक आदमी के नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं गांधीवादी युग या गांधी युग, गांधीयन इरा, इसी का नाम है। ये महात्मा गांधी इकलौती ऐसी हस्ती हैं जिनके नाम पर एक युग है, एक देश का पूरा युग, एक अकेले आदमी, ये कोई खानदान नहीं है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मुगलों का परिवार था, मौर्यों का परिवार था, गुप्तों का परिवार था, ये अकेला एक आदमी है, इसका कोई अता पता ऐसे पीछे परिवार, पीछे बैकग्राउंड ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इनके पिताजी पैसे वाले आदमी थे, लेकिन कोई ऐसे नामी गिरामी हस्ती नहीं थे, उन जैसे तो लाख लोग थे देश में, लेकिन ये कितने काबिल आदमी बने कि इनके नाम से एक पूरा युग हमने देखा। आज हम इन्हीं को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और आज से हम अब 2 दिन 3 दिन तक लगातार गांधी युग के बारे में बातचीत करेंगे। महात्मा गांधी तुम्हारे मेरे जैसे नॉर्मल से, इनफैक्ट इन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा है कि मैं तो बहुत ही बिलो एवरेज मुझे कह सकते हैं, मैं कोई ब्राइट या ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था। और महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था तो इनके पिताजी गुजरात में रहा करते थे, पोरबंदर, पोरबंदर नाम की जगह गुजरात में पड़ेगा ये। पोरबंदर में इनका जन्म हुआ। उस टाइम पे 1869 में, जब तुम और मैं अगर देखें तो हमारे घर में भी तो उस टाइम पे कोई ना कोई रहे होंगे ना, तुम किसी के जिसके तुम वंशज हो, वो उस टाइम पे बहुत नॉर्मल घर रहे होंगे, शायद घर प्रॉपर रहे भी ना हो कि जिसको हम कहें घर, लेकिन इनका डबल स्टोरी घर था उस जमाने में। तो इससे अंदाजा है कि ये पैसे वाले ठीक ठाक से घर परिवार में पैदा हुए, पिताजी के पास ठीक ठाक पैसा था, इसीलिए उस टाइम पर पढ़ने के लिए लंदन जा सके। आज भी एवरेज परिवार तो लंदन नहीं भेज पाता ना, ये तो ज़मीन का टुकड़ा बेचना पड़ता है, या पिताजी ने पूरी ज़िंदगी जो कमाया वो बेटे को देके कि जा लंदन चला जा। इतना पैसा एवरेज परिवार के पास आज भी नहीं है। ये उस ज़माने में लंदन गए, यंग एज में ही शादी हो गई थी। पिताजी का नाम था, इनके पूरा नाम क्या था इनका? मोहनदास करमचंद गांधी। तो पिताजी का नाम हमेशा पीछे लगता है, पिताजी का नाम क्या होगा? करमचंद गांधी। इनका खुद का नाम मोहनदास, माताजी का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम था कस्तूरबा। 13 साल के थे तब शादी हुई थी। फिर जब उस टाइम पे यही ट्रेंड था, पढ़ते पढ़ते जैसे मैट्रिक की, उस टाइम मैट्रिक करते करते 19-20 साल के हो जाते थे, 15 तो आज भी हो ही जाते हैं। तो 19 साल के जब हो गए तो अपनी माँ को कहा कि माँ पढ़ने ना लंदन जाना है। पढ़ने में एवरेज थे पर शौक था कि आगे पढ़ाई करनी है, बढ़िया डिग्री करनी है। तो माँ ने पिताजी से जैसे तैसे कहे सुन के कि भाई भेज देते हैं बाहर।
परिवार था ही तब तक इनके पास, तो बाहर चले गए। इनकी माताजी ने बस यूँ कहा, बेटा एक तो शराब मत पीना और एक मांस मत खाना, क्योंकि तब ऐसा मानते थे कि विदेश गया लड़का तो मांस तो ज़रूर खाएगा, क्योंकि वहाँ का मेन फूड ही मांस है, और शराब पिएगा। जिस यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन लिया ना, वहाँ एक अजीब सा ट्रेंड था। वहाँ हफ्ते में एक दिन 3 लड़कों के ग्रुप को एक शराब की बॉटल दी जाती, एक वाइन दी जाती थी, एक बॉटल। तो अंग्रेज़ों ने ना इसको एक पार्ट ऑफ कल्चर मानते हैं वो। फिर वो हमारी तरह यहाँ जैसे बेवड़े नशेड़ी होते हैं, ऐसे नहीं होते वो। उनका एक स्टैंडर्ड है, वो पिएंगे तो एक तमीज़ तहज़ीब के साथ। तो महात्मा गांधी भी एक ग्रुप का हिस्सा बन गए। अब जैसे 3 लोगों को एक बॉटल मिलेगी, तो 3 लोगों में शेयर होगी ना वो। तो जिस दिन यूनिवर्सिटी में ये दिन होता, फ्राइडे होता था वो, तो उस दिन ना महात्मा गांधी अपनी बुक में लिखते हैं, जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी, कि मेरे पीछे सब पड़ जाते, गांधी हमारे ग्रुप में आ जा, गांधी हमारे में। कारण क्या था, जिस ग्रुप में जाएंगे उसमें आधा आधा पीने को मिल जाएगी ना बॉटल, क्योंकि ये तो पिएंगे नहीं। तो महात्मा गांधी इस तरीके से यूनिवर्सिटी में फेमस हो गए कि भाई कौन, तो MK गांधी को पकड़ लो। अब जैसे पढ़ाई लिखाई में ब्रिलियंट नहीं है, लेकिन ग्रुप्स में फेमस हैं कि भाई आज वेडनेसडे, आज गांधी हमारा ग्रुप ज्वाइन कर ले तो मज़े आ जाए। तो महात्मा गांधी वहाँ से पढ़ लिख के जब वापस आए, लगभग 4 साल का ये डिग्री थी, इसमें महात्मा गांधी ने लॉ पढ़ा। लॉ जो बेसिक चीज़ सिखाता है वो इक्वालिटी है, बराबरी है, समानता है। तो महात्मा गांधी अमीर घर में पैदा हुए, अमीर घर में कायदे से देखें तो समानता शुरू से ही घर में देखी होगी। फिर जब जवान हुए तो चले गए विदेश, वहाँ भी समानता का पाठ पढ़ के आए। एक अजीब बात क्या है कि अंग्रेज हमें यहाँ इल ट्रीट करते थे, यहाँ हमारे साथ बुरा व्यवहार था। अपने देश में अंग्रेज हमें बेइज्जत नहीं करते थे, वहाँ वो हमें पूरी इज्जत देते थे। जितने लोग अंग्रेजों के देश में जाके पढ़े, वहाँ उनके साथ बहुत तमीज़ तहजीब से पेश आते थे। तो गांधी ने जवान समय में 19 से, और ये लगा लो 22-23 हो गई होगी उम्र जब वापस लौटे, तब तक हमेशा समानता का पाठ पढ़ा था। जब यहाँ आए तो पिताजी की बैक अच्छी थी, लेकिन उस बैक के बावजूद काम नहीं मिला। 23 साल के थे, 23 साल में जैसे तुम लोग हो जिस ग्रुप में, ज़्यादातर लोग 22-23 साल में जाके लगता है अपना फ्यूचर सेट करना चाहिए, हमें अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए। ऐसा ही इनको भी लगा। अब ये काम धाम ढूंढ रहे थे। प्रॉब्लम ये होती है कि हर आदमी, वकील हमेशा थोड़ा बुजुर्ग ढूंढता है। जैसे कहते हैं डॉक्टर वकील वो बढ़िया होते हैं जिन्होंने थोड़ा अनुभव ले रखा हो, काम कर रखा हो। तो यंग नौजवान लड़के को कौन अपना केस देगा? केस नहीं मिल रहे थे बढ़िया, जैसे जो एक होता है ना, बढ़िया मेरे केस मिले, मेरा नाम हो, ऐसा नहीं हो रहा था। बाय चांस जब ये काम की तलाश में थे, उसी टाइम साउथ अफ्रीका से एक दादा करके उनको बोलते थे, कोई पुराने एज्ड से एक्सपीरियंस से आदमी थे, उन्होंने इनको कांटेक्ट किया। अब इनको क्यों कांटेक्ट किया उसके बारे में जान लो। इंडिया से और अफ्रीका में बहुत सारे इंडियंस को अंग्रेज जहाज़ों में बिठा के ले जाते थे बेटा, साउथ अफ्रीका। और यहाँ उनको कॉन्ट्रैक्ट, जैसे 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट पे ले जाते, और यहाँ उनको मजदूर बना देते थे। तो यहाँ पे मजदूरी करने के लिए हमारे इंडिया से ढेरों लोगों को भर भर के इन जहाज़ों में ले जाया जाता था। अब इनका मान लो 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, गरीब आदमी ही जाएगा मजदूरी करने, कोई अमीर तो जाएगा नहीं। तो मजदूरी के नाम पे 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट करवा के इस आदमी को ले गए। यहाँ से जब ये गया तो मान लो ये 20 साल का था, 20 साल बाद फिर वहाँ उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट और बढ़वा लिया 20 साल का, अब वो हो गया 60 साल का। 20 का गया, 40 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 60 साल बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तब उसको वापस आना है। तुम खुद सोचो, किसी आदमी ने 20 साल में अपना घर छोड़ा था, गांव छोड़ा था, अब वो इतनी उम्र में यहाँ आएगा तो उसको कुछ नहीं मिलना बेटा, क्योंकि उसके घर वाले, उसके माँ बाप तो मर गए होंगे। अब वो 60 का है तो माँ बाप गुजर गए, भाई बंधु भी बुढ़े हो गए होंगे, एक आधा मर भी गया होगा, उनके बच्चे इनको क्या जाने, क्योंकि बीच में ये वापस तो आए नहीं। अब ये वापस आए तो गाँव में ज़मीन इनके पास कहाँ से आएगी, कहाँ से पैसा, कहाँ से घर? तो ज़्यादातर लोगों ने फिर यहाँ रह के यहीं काम कि भैया अब तो ज़िंदगी के साल ही हार्डली 10-15 रह गए हैं, यहीं काट लेते हैं। लेकिन बेटा इनकी इतनी दुर्गत थी यहाँ पर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद इनको काम मिलना बड़ा मुश्किल होता था, बहुत कम वेजेस पे काम मिलता। और इनके लिए ना एरिया भी डिसाइडेड थे, जैसे एक बस्ती बना दी, भाई इसमें रहोगे तुम, रात में 8 बजे के बाद बाहर नहीं मिलने चाहिए कोई भी इंडियन, अदरवाइज उनको पीटा जाएगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा। जैसे गाय भैंस होती है ना, शाम होती है गाय भैंस की एक जगह वहाँ बांध देंगे, उसके बाद गाय भैंस को बाहर नहीं निकालते। ऐसे इंडियंस के साथ ट्रीटमेंट था कि जानवर की तरह तुम्हें 7 बजे के बाद इस एरिया से, इस स्ट्रीट से, इस गली से बाहर नहीं आना, नहीं तो पुलिस तुम्हें पीटेगी। ऐसे बहुत इल ट्रीटमेंट था हमारे साथ। तो यहाँ जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो एक कोई दादा थे, मतलब उनको लोग इज्जत से दादा कहते थे, उन्होंने कहा भाई हमें अपने हकों के लिए लड़ना चाहिए, हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं अफ्रीका में। तो उन्होंने कहा मैं
वकील लाता हूँ और अपने करीब केस ऊपर को की लकड़ी दमदार बैठा तरीके से था, रखेंगे। तो उन्होंने अब बाजू यहाँ में चादर जिसको रखी। लाना चाहते हैं उन्होंने उसने ये उल्टा भेज ऑप्शन दिया दिया कि भाई मैं गुड़गांव। ऐसा वकील लाऊंगा जो हिंदी उसने जानता फिर हो वो ताकि हम कम्युनिकेट कर गुड़गांव सकें। भेज दिया, मतलब किसी और गुजरात टाइम के आए हो ज़्यादा गई, लोग हैं तो फिर मैं फोन गुजराती कर दिया, जानता फिर हो मैंने माल और को बुला इंग्लिश लिया। जानता हो, क्योंकि जब यहाँ पे हाँ, फिर केस पहले लड़ना बताया पड़ेगा था। तो यहाँ कोई गुजराती में केस मतलब नहीं देख तू लड़ेगा, तेरी यहाँ जज बात है, साहब के पीछे सामने रोक रख आपको के रखा इंग्लिश है फिर बोलनी मुझे पड़ेगी। ये 3 माल खराब कर कंडीशंस दिए थी, ले, एक तो बता हिंदी आती काट हो, दे पेमेंट एक है, वो गुजराती पेमेंट आती से हो खत्म और चल गया। अच्छी इंग्लिश आती हो। इसका अब ये माल उठ तीनों जाएगा भाई, कंडीशन गांधी बस पूरी माल करेंगे। ना उठाएगा, वकील सब भी सब हैं, गया। हिंदी भी जानते हैं, हिंदुस्तान के हैं, ठीक गुजरात है में भाई, पैदा 180 हुए का हैं तो माल है, गुजराती अच्छी जानते हैं, और क्योंकि ब्रिटेन में बढ़िया साल काट के आए हैं तो इंग्लिश पे अच्छी कमांड है। फिर सबसे बड़ी चीज़ होती है काम की बस गोल तलाश। मार के दो तंगे काम की तलाश में है तो गांधी दो ने तीन अपना तंगे बोरिया बिस्तर बांधा, ना पानी रखो का तो जहाज पकड़ा और कूच कर गए साउथ अफ्रीका। यहाँ पहुँच गए क्योंकि फिर भी पैसा था इन्होंने बैग पे भाई तो ज़्यादा किसी दिक्कत चित्र नहीं उठाया आई। नहीं, बढ़िया किसी सा चित्र होटल उठाया ले था लिया रहने के लिए, भाई महीना 2 इससे महीना क्या जितना है, रुकना 180 पड़ेगा का रुक भाड़ा जाऊंगा। उसका, भाड़ा लेकिन यहाँ पे नहीं एक करता वो। इंसिडेंट ने फिर इनकी भी बात लाइफ को बदल बिगड़ के गई, रख बात दिया, बिगड़ने के जिसको बाद भाई हिस्ट्री में क्या, कहा जाता है रेल कांड। चल भाई तू हुआ मेरा ये माल कि मार दे इनका तो भाई केस की तारीख इतने रुपये लगी में तेरा माल और ठहरवा, इनको भाड़ा का जैसे ठीक है। जहाँ ये रुके हुए थे जिस जगह पर, 75 उस जगह से दूसरी जगह कोर्ट था। 70 ये मान लो फिर एक्स, मैं ये आकर मान के लो पता जेड, 136 दे यहाँ दिए। कोर्ट था। फिर उन्होंने ये अपना बीच माल का क्या है, डिस्टेंस बेटा ट्रेवल करना होता था और ये डिस्टेंस हाँ था फिर वो 15 किलोमीटर का। ज़्यादा तो नहीं है 300 डिस्टेंस, लेकिन वही किस्त बहुत ज़्यादा फिर ठंड का 180 का, मौसम था। तो बहुत हाँ, धुंध और इस तरह का जैसे किस्त अब 25 तुमने 5 दिन का 15-20 दिन पहले देखा हमारे यहाँ कैसा माहौल था 25 दिन कि का। गाड़ी लेके निकलने में भी आदमी सोचता है यार निकलना ना पड़े तो अच्छा है। भाई सुबह आना तुम्हें कितना मुश्किल दिखता था, इससे ज़्यादा टेम्परेचर का बुरा हाल था वहाँ। तो गांधी ने सोचा भाई किस्त कल ये की किस्त तारीख मिली है, 180 तारीख बड़ा फिर मुश्किल मिलती है, इतना उसके आसान बाद नहीं होता मुझे कोर्ट में तारीख एक मिलना। तो एक उन्होंने किस्त कहा मैं ना में रात में चला एक जाता हूँ महीने और किसी होटल में वहीं पे कोई सराय वगैरह होगी उसमें स्टे कर लूँगा और सुबह अपने केस लड़ने टाइम पे पहुँच जाऊँगा। तो महात्मा आप गांधी अपना ने लगा लिया इस उसका डिस्टेंस दंड में, छोड़ ट्रेन देगा चलती थी बेटा, तो भाई ट्रेन की अपनी और वो बुक करा ली, स्वाद हो टिकट जाओगे सबसे बढ़िया वाली, हमारी क्योंकि तरह पैसे की कमी तो थी वो नहीं, तो काम पीछे करने पिताजी का से बैग ढूंढना बहुत पड़ता है बढ़िया हमारी था। तरह। अब ट्रेन में जाके अपना एक ब्रीफ केस फिर तो इन्होंने बंद लिया, जाए लाइफ उसमें बंद जाए कागजात रखे, एक आधा जोड़ी कपड़े रखे और जाके बैठ गए। तो जिस कुली को इन्होंने अपना वो ब्रीफ केस दिया उसने जाके मैं और लेन के जा बोले देखा भी मेरे कौन सर से की भाई कंपार्टमेंट टाइम कौन सी पर बोगी आके में वो है, टाटा जाके सामान रख दिया। एक घंटा आधा ये घंटा उसके पीछे टाइम पीछे गया चले फिर गए। जाओ ड्राइवर उसने कहा कि सर आपने जैसे उससे गलत पता तो नहीं नहीं बता दिया मुझे मेन बोगी नंबर, तो कहा नहीं यही है। तो उसको थोड़ा सा मतलब इसके ऊपर थोड़ा शक सा हुआ, फिर क्योंकि बंद उसका जाए देखने का फिर तरीका ऐसा था कि उसका आप कुछ बीमार गलत कर रहे हैं, मतलब ये आपकी सीट नहीं है। कारीगर एक से खैर अब वो तो भैया एक लेके बोल अपने पैसे आप ही उतर गया। जाएगा एक बोल तो गांधी बैठ गए, गांधी बैठ के अपना कोई किताब से निकाल के पढ़ने लगे। वो तो फिलहाल तो एक गोरे रंग का आदमी आया 20 और 25 उसने मार गांधी से दिए कहा कि तुम इसमें कैसे बैठे हो, फिलहाल वो इंग्लिश में सारा कन्वर्सेशन था। तो गांधी ने कहा मेरे पास टिकट है। तो उसने कहा टिकट, तो आकर दिखाया कि ये टिकट है, उसने लिया टिकट और फाड़ दिया। अब कोई आदमी किसी का टिकट फाड़ देगा तो उस आदमी को तो एक तरह से भैया कोई टीटी आएगा पकड़ेगा उसको। तो एकदम से गांधी उसके ऊपर जैसे झड़प सी हो गई, तू मैं। उस आदमी ने गांधी जी को पीटना शुरू कर दिया। तब तक गांधी एक 24 साल का नौजवान तो युवा बस था आपने तुम बताया लोगों था की पनीर एज से का। अभी पनीर की तो क्वालिटी देते उसके हैं आपने जैसे आप मैं मारपीट सी आपने होने लगी, एक दो बताया थप्पड़ वप्पड़, इतने में 3-4 पनीर लड़के और आपने आ गए। देखे होंगे वो ना उस गोरे यूट्यूब आदमी पर के साथ वीडियो थे। देखे होंगे 5-6 आदमियों से तो कोई भी नहीं टकरा सकता ना ये अकेला, भी अकेले ही थे गांधी। तो गांधी को उन्होंने पकड़ा, खूब मारा पीटा और स्टेशन पे अपना मैं परसों जैसे कॉलर से पकड़ के और आप एक नीचे तक खा फेंक के दिया। एक ताई नया 2 3 ट्रेन, आए गांधी ठीक है जैसे ही गिरे ट्रेन ने वहाँ सीटी दी और ट्रेन अपनी चलने लगी। वो ट्रेन छुक छुक करके चली गई। वीडियो कल गांधी बनाया था गिरे फॉलो हुए कर थे, लिया मतलब उनको ऐसा फील हुआ कि ऐसा कैसे ये तो हुआ, मैंने तो इसका माल विश्वास नहीं बनाया हुआ था कि ऐसा हो गया, भाई क्योंकि से गांधी के साथ कभी तो मैं ऐसा हुआ नहीं था। बुलाऊंगा इल इतना ट्रीटमेंट। रिस्पेक्ट हो जाएगी गांधी इंडिया में अमीर घर में थे, विदेश गए, अंग्रेज हमेशा अपने देश में इज्जत दिया करते थे। जमीन ये हमारा गांधी की लाइफ में पहली बार था कि कोई इस तरह से और बिना इसे किसी कारण, इस तरह गांधी आज ने कोई गलती तो जमन की है नहीं थी। तो सिर्फ अगला ये देगा गलती थी यूट्यूब कि पर जिस वीडियो अच्छा चल कंपार्टमेंट में गांधी चढ़ गए थे 2000 वो की पूरा हाँ कंपार्टमेंट वीडियो वाइट्स के लिए था, वाइट्स के लिए रिजर्व था। टिकट आटे से मतलब नहीं श्राद्ध था, जमा तो आज जो दे उसमें देगा बैठे खुद उसकी लेना आ स्किन जाएगा का उनका कलर काम बिल्कुल बट्टी बिल्कुल कट पूरी फेयर घंटे होना तक कुछ चाहिए, छोड़ता और है गांधी तो ना गेहूं उसका रंग के कट थे मार भाई, के सीधे इंडियन गाड़ी थे। छोड़ जाएगा तो गांधी को इसलिए पीटा गया। इस एक इंसिडेंट ने गांधी की पूरी उसके राज लाइफ को हैं जो देखने का मतलब नजरिया टोटल बदल खर्चा दिया। गाड़ी 2 और लाख इसी रुपये को नहरे कहा बोझ जाता बना है दिए रेल कांड। टोटल ये खर्चा हाँ टोटल खर्चा गाड़ी मारिट्सबर्ग का करके एक स्टेशन है जहाँ ये घटना हुई, हाँ मारिट्सबर्ग। मारिट्सबर्ग में खूब मारा, ऐसे याद कर लेना ताकि स्कॉर्पियो तुम ट्रक ना नई भूलो। नई मॉडल तो टॉप साउथ मॉडल अफ्रीका ट्रक में भी एक ले जगह लेना पड़ती है मारिट्सबर्ग, और वहाँ वो गांधी भी के लेना साथ ये इसका हुआ। गांधी उस पूरी रात उस स्टेशन अपने पे ही अपने बैठे वर्गे रहे। प्रॉफिट हो जाए है ना उनका ले पीछे होटल था, वहीं पे, वहीं से तो चढ़े थे, लेकिन गांधी उस होटल में गए नहीं। गांधी को ये इंसिडेंट इतना चलो अंदर तक कहीं लगे ना हो कहीं तो मन तो में खाना पीना प्रभाव खा छोड़ लिया गया खाओगे
कि गांधी ने पूरी रात वहाँ बैठ के काटी, बहुत ठिठुरती ठंड में, और ना कोई शॉल ना कोई चादर लाए थे, क्योंकि ये था कि मैं ट्रेन में जाऊँगा, वहाँ उतर के अपने आराम से रहूँगा।
लेकिन उस दिन गांधी ने डिसाइड किया कि जो चीज़ मेरे साथ हुई वो कितने लोगों को रोज़ झेलनी पड़ती है, मैं इसके खिलाफ दूध काम करूंगा। आप और किसी से फिर खाए गांधी हो? जी ने साउथ अफ्रीका से बगोड़ी हो गया, इंडिया बगोड़ी हो केस गया, लड़ना, ये तो बहुत बाद की बातें हैं। दीवान, गांधी ने टारगेट किया कि जहाँ हूँ पहले यहाँ दीवान बदलाव पानी, लाऊंगा। ठीक है। और गांधी ने यहाँ पे फिर अपना एक फार्म बना लिया बेटा, एक जैसे कुछ अर्जुवाड़ा एरिया रखा। लेके, और वहाँ पैसा तो था ही इनके पास, वहाँ अपना एक इस तरह का ऑफिस टाइप बनाया। इसको कहा जाता है फिनिक्स फार्म। ये पेपर में आ जाता है बहुत बार। वो खुद फिनिक्स एपिसोड देखा फार्म है, कहाँ वो पर अगले है? एपिसोड में साउथ देखा है। अफ्रीका में। फिर यहीं पर एक बनाया, बहुत बड़े राइटर हुए हैं, टॉल्स्टॉय, इनके नाम पर टॉल्स्टॉय फार्म। यहाँ महात्मा गांधी ने पता हाँ क्या हाँ, किया? सोशल आज से वर्कर की तरह काम आज किया। से यहाँ के इल ट्रीटमेंट जिन लोगों के साथ होता कितने उनको होंगे? यहाँ मैं फोटो बुलाते, दिखाएगा। कहते कि यार पढ़ो लिखो, काबिल बनो। काबिल आदमी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। जब तक तुम में काबिलियत नहीं ना, तब तक तुम्हें लोग ऐसे ही परेशान करेंगे। तो यहाँ एज अ टीचर भी गांधी ने काम किया, सोशल वर्कर टीचर, और कमाने के लिए अपने केस वेस लड़ते रहे। धीरे धीरे महात्मा गांधी को फील हुआ कि विचार आगे बढ़ाने हैं तो अखबार निकालना पड़ेगा। और यहाँ इन्होंने, गांधी जी ने अखबार निकालने का भी काम किया। इसका मतलब गांधी ने अपनी लाइफ में जितने काम इंडिया में किए ना, इन सब का बेस गांधी कहाँ बना के आए थे? हाँ, तो गांधी ने यहाँ समाज सेवा की, यहाँ एज टीचर्स तो नहीं काम किया, लेकिन काठमांडू में टीचर्स को पली। इन्होंने हाँ, एक हाँ, ठीक रास्ता है, ज़रूर समझ गया। दिखाया कि कैसे काम करना है। वो आगे जिक्र कर दूंगी ये वर्धा दोबारा प्लान खुद का। लिखना है। अखबार के लिए गांधी ने काम किया, मैगजीन्स गांधी ने निकाली। तो गांधी एक अच्छा अनुभव लेकर वापस लौटे थे साउथ अफ्रीका से, और गांधी ने अपनी लाइफ के कीमती 22 साल अफ्रीका में काटे बेटा। 22 साल ना हर एज के इंपॉर्टेंट नहीं होते, सबसे इंपॉर्टेंट 22 साल होते हैं जब आपकी उम्र 20 से 50 के बीच में होती है। ये जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 22 साल कह सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे आप अपनी लाइफ को असली रूप में जीते हैं। 20 से कम में आप अपने पेरेंट्स के अंडर रहते हैं, क्योंकि आप उनके ऊपर डिपेंड हैं, पैसे के लिए, हर चीज़ के लिए, खाने पीने के लिए, सर पे छत के लिए। इस एज के 22 साल को हम कहते हैं हम लाइफ जी रहे हैं। जब आप अपना पैसा कमाएं, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिएं, तो कहा जाता है अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। इंडिविजुअल अपनी लाइफ, अपने डिसीजंस, अपने जैसा मन करे वैसी ज़िंदगी जिएं। गांधी ने अपने वो सारे कीमती साल इस एक देश में काट दिए। किस में? साउथ अफ्रीका। गांधी कभी कभी इंडिया आते तो कांग्रेस की मीटिंग्स में थे, लेकिन कभी एक्टिव पार्टिसिपेशन गांधी ने नहीं दिखाया। कोई जानता नहीं था कि भाई कल को ये आदमी देश को लीड करेगा। तो महात्मा गांधी ने अपने लाइफ के कीमती जवान टाइम के 22 साल किस देश को दे दिए? और यहाँ पहला प्रयोग किया था सत्याग्रह का। ये एग्जाम में आ जाता है। गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? और फिर यहाँ खूब मार भी झेली, कैसे विरोध किया जाता है, कैसे काम किया जाता है, वो सब सीख लिया। इसके बाद 22 साल बाद गांधी यहाँ कामकाज करके कुछ चीज़ों में बदलाव करके, पर देखो बेसिक जो चीज़ होती है वो होती है आपकी मिट्टी, आपकी जड़ कहाँ है। वो तो गांधी की इंडिया में थी ना। तो एक एज जब बढ़ने लगी, जब इनकी उम्र लगभग 46-47 साल की हो गई, 50 के आसपास आने लगे, तो इनको फील हुआ कि यार बहुत हो गया दूसरे देश में काम, अब अपने देश वापस चलना चाहिए। और एक दिन इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर पैक किया सब और अपने देश लौट आए। डेट थी 9 जनवरी 1915। जब यहाँ से गए तो बिल्कुल युवा, एक नौजवान लड़का थे, और जब वापस आए तो एक अधेड़ उम्र के, जितने तुम्हारे पिताजी की उम्र है, इस उम्र के, अब तुम्हारे पिताजी की उम्र हो गई, जिंदगी उन्होंने देख ली। तुम लोग अभी बहुत यंग हो, तुमने अभी लाइफ बहुत अप्स एंड डाउन्स नहीं देखे हैं, लेकिन तुम्हारे फादर ने लाइफ को बहुत सारे रंगों में देख लिया। ऐसे ही एक एक्सपीरियंस समझदार आदमी बनके 1915 में वापस लौटे। अब सोचो बर्थ ईयर 1869 है, तो 30-31 साल तो वहाँ के और 15 साल ये, 45-46 साल का एक अधेड़ उम्र का एक्सपीरियंस, जिसने दुनिया देखी, समाज देखा, लोग देखे, शासन प्रशासन देखा, वो वापस आए। और यहाँ आके ये नहीं कहा कि मैं बहुत एक्सपीरियंस हूँ, मैं ही देश चलाऊंगा। यहाँ आके कहा एक आदमी को, सर आप मेरे गुरु हैं, GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ये पक्के वाले क्या थे? उदारवादी। ये तो वो थे ना जो एप्लीकेशन लिखने में विश्वास रखने वाले थे। इनसे मिले और कहा सर आप बताइए, इंडिया के लिए काम करना है, राजनीति को कैसे सुधारें, क्या करूं? गोखले ने कहा भाई देखो, जिस टाइम तुम्हारी एंट्री हुई है उस टाइम 2 दल है, एक गरम और एक नरम।
ये दोनों कुछ नहीं कर पाए 1907 से। फैक्ट तो यही है कि इन दोनों ने कुछ किया ही नहीं, तभी तो सारी गड़बड़ियां हुई। तो कहा कि इन दोनों से अलग बीच का रास्ता अपनाना, ना तो इतने टफ बनना जितने गर्म हैं कि मारकाट से तुम देश बदलोगे, नहीं बदलेगा। मारकाट से कभी चीज़ें बदल नहीं सकती पूरी तरह से। ना हमारी तरह एप्लीकेशन लिखते रह जाना, क्योंकि हमारी 20-25 साल 30 साल से एप्लीकेशन किसी ने पढ़ी ही नहीं है। इन दोनों से अलग बीच का रास्ता तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। और गोखले ने इनको एक बात कही कि अभी कुछ मत करो, पहले जाके भारत को पढ़ो, भारत क्या है, क्या चाहता है, कैसे लोग हैं। तो गांधी ने इस बात को मूल मंत्र कि भैया गुरुजी ने मंत्र दिया है, इसको गांठ बांध लूं। और गांधी ने कुछ नहीं किया, न 15 न 16, पूरा जनवरी से सोचो, पूरा साल था हाथ में, पूरा 15 और पूरा 16, 2 साल इन्होंने भारत की यात्रा की। गांव गांव गए, कोई नहीं जानता था ये कौन है। जैसे कहीं भी गांव में जाते, अच्छा जैसे बैठते वही बैठक सी में, कहीं भी उस जमाने में तो चौपाल और बैठक हुआ करती थी, बैठ के बातचीत करते, कैसे आज़ादी आएगी, अंग्रेज कैसे दुखी कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं, नरम में क्या कमी रह गई, गरम में क्या कमी रह गई। और फाइनली 2 साल की पूरी भारत यात्रा करके पहले इन्होंने भारत को समझा, और तब फिर जाके एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन्होंने कहा कि भारत ऐसे नहीं बदलेगा जैसे नरम गरम चाहते हैं, भारत के लिए अलग से काम करना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया स्टेप रहेगा हम सत्याग्रह करें, सत्य के लिए आग्रह करें। इसका मतलब होता है अपनी बात पे अगर तुम सच्चे हो तो टिके रहो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं उससे अगले दिन, कभी ना कभी सामने वाले को लगेगा कि तुम ठीक हो, लेकिन उससे हटना मत, दबाव में मत आना। महात्मा गांधी का ये थॉट बाय चांस, जैसे कई बार होता है किस्मत आपका ना साथ देने लगती है, आपको मौके मिलने लगते हैं। जैसे किस्मत किसको कहते हैं, जब हमारे सामने मौका आए, हमारे सामने कोई चांस आए, कोई अपॉर्चुनिटी आए, तो हम कहते हैं किस्मत काम कर रही है। लेकिन बहुत लोगों के सामने अपॉर्चुनिटी आती है, वो सामने से चली जाती है, उसको पकड़ते ही नहीं है। किस्मत उसकी अच्छी होती है जो अपॉर्चुनिटी आई और उसको ग्रैब कर लिया, उसको पकड़ लिया। अब जैसे जितने लोग यहाँ बैठे हैं, तुम्हारे सामने अलग अलग टाइम पे अलग अलग फॉर्म्स आते हैं, उनको भरो, पेपर देने जाओ। भाई चांस मिल रहा है तो मौका मत गवाओ। ये नहीं होता कि नहीं हम तो इसको भरेंगे ही नहीं, जितनी नौकरियों के फॉर्म निकले सब भरो, ये चांस है, ये अपॉर्चुनिटी है। एक कोई हाथ में आ जाए फिर आगे जाके अपनी मनमर्जी की चीज़ें कर लेना, पहले कहीं एक स्टैंड तो बनाओ। महात्मा गांधी के सामने सबसे पहला जो एक मौका आया, वो एक आदमी था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल या शुक्ला, कुछ भी कह लो। ये इनके पास आए और इन्होंने कहा गांधी जी हम बहुत दुखी हैं बिहार में। कुछ लोग कहते हैं कि बड़े किसान थे, जमींदार थे, कुछ कहते हैं कि पैसा उधार दिया करते, जो भी रहे हों, एक बड़े आदमी थे ये। बिहार से ये आए और गांधी से मिले। उस टाइम गांधी गुजरात के आसपास थे, इन्होंने अपना आश्रम बना लिया था गांधी जी ने आते ही। गांधी जी जब आए ना तो गांधी जी का बैक स्ट्रॉन्ग था, इनके पिताजी की अच्छी पैठ थी, समाज में उठ बैठ थी। तो इनको आते ही साबरमती के पास एक बहुत अमीर आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी दे दी कि भाई मेरी ये प्रॉपर्टी फालतू पड़ी है, तू यहाँ रह, आश्रम बना, अपना कुछ कर। तो गांधी जी को आते ही प्रॉपर्टी मिल गई, इन्होंने आश्रम बनाया था साबरमती आश्रम अहमदाबाद में, फिर आगे ऐसे कई आश्रम बनेंगे। तो बिहार से एक आदमी राजकुमार शुक्ला या शुक्ल गांधी जी के पास गया उनके आश्रम में और कहा गांधी जी हमें आपकी ज़रूरत है, बिहार के किसान बहुत परेशान हैं। क्यों? तो कहा 3 कठिया एक पद्धति है। अब ये क्या है, ध्यान से सुनो। पूरा खेत, किसी भी किसान के पास जितना खेत था, किसी के पास छोटा किसी के पास बड़ा, उसके 20 हिस्से डिवाइड, 20 क्यारी बनानी थी उसमें से। अब मैं 20 नहीं बना रही, मैं सिर्फ एक अंदाज़ा दे रही हूँ। 20 क्यारी डिवाइड कर लो अपने खेत को, उन 20 में से जो सबसे उपजाऊ तुम्हारी 3 क्यारी हो, कोई भी सबसे उपजाऊ, उन तीनों में तुम्हें नील पैदा करना है। 20 में से 3 क्यारी में तुम्हें नील पैदा करना है अपने टोटल एरिया के। इसको नाम दिया गया 3 कठिया पद्धति। तो 3 कठिया पद्धति किसानों को दुखी करने के लिए थी। कौन से किसानों को? जो नील पैदा करवाते थे जिनसे। अब ये किसान क्यों दुखी हैं? चलो कोई बात नहीं, नील पैदा कर देंगे, इसमें दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये थी कि पहली शर्त थी कि जो तुम्हारी जमीन का सबसे उपजाऊ हिस्सा है, इस पे नील पैदा करो। तो इसमें क्या दिक्कत है? नील के पौधे की एक खास बात होती है कि उसकी जो जड़ होती है ना, इसमें एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो मिट्टी के पीएच मान को कम कर देता है। पीएच वैल्यू आपको पता है ना, सोरेनसन का स्केल है जिसमें 7 से नीचे एसिड और 7 के ऊपर बेस और 7 पे न्यूट्रल है। तो इसमें जो ये नील का पौधा है, इसकी जड़ में कुछ ऐसा बैक्टीरिया है जो मिट्टी के पीएच मान को कम करता है। इसका मतलब एसिड की मात्रा को बढ़ाता है। मिट्टी में एक साल एसिड बढ़ गया,
कोई बात नहीं, मिट्टी अपने आप को ठीक कर लेगी। लेकिन अंग्रेज 1 साल के लिए थोड़ी ना खेती करवा रहे हैं, अंग्रेज तो 200 साल राज कर रहे हैं, तो अंग्रेज तो 10 साल, 20 साल, 50 साल उस पर नील ही पैदा करवाते रहेंगे। उसका नुकसान क्या होगा? मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है ये बढ़ेगी या खत्म हो जाएगी? पहले धीरे धीरे ये कम होगी और कम होते होते वो खत्म हो जाएगी। भाई किसान की सबसे बड़ी जागीर क्या थी? उसकी मिट्टी, उसकी जमीन। उसको तुम उपजाऊ, उसकी क्षमता खत्म करो तो वो तो आगे जाके भीख मांगनी पड़ेगी, वो कहाँ से काम करेगा बेचारा। तो इसीलिए वो एंटी थे, वो कहते हैं हम उपजाऊ जमीन क्यों खराब करें, नील हमारे किसी काम का नहीं, हम गेहूं उगा लें, हम धान उगा लें तो देश का पेट भरे, नील को हम पैदा कर लेंगे लेकिन सबसे उपजाऊ पे नहीं करेंगे। अब यही पद्धति इनके गले की फांस बनी हुई थी। गांधी जी गए, गांधी जी ने कहा लॉजिकली ठीक कह रहे हैं किसान, भाई ठीक है तुम लोगों को नील पैदा करवाना है, पैदा कर लेंगे, लेकिन तुम ये क्यों कहते हो कि सबसे जो बढ़िया तुम्हारी जमीन के 3 टुकड़े हैं उस पर। महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ला जी के कहने पर किसानों के सामने आके और कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी जगह इसको लीड करूंगा। हम जानते हैं महात्मा गांधी वैसे भी क्या थे, वकील को बात करनी तो आ ही जाती है ना। और फिर कितने साल हो गए, कोई नए तो है नहीं कि अभी एकदम से वकील बने हैं। तो 50 साल के लपेटे में एक आदमी है, कितना कुछ, और विदेश में जाके, अफ्रीका में जाके दूसरों की ज़मीन पे जो लड़के आया है उसको समझ भी होगी। खुद भी वकील थे। इनके साथ आके बैठ गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे जाके क्या बनेंगे आपके पहले प्रेसिडेंट। यहीं से इन्होंने इनका हाथ पकड़ा था, गांधी जी से छोटे थे ये उम्र में, और इसीलिए इनके नाम के आगे लिखा जाता है बिहार गांधी। तो बिहार गांधी कौन कहलाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कारण समझ में आ गया, क्योंकि गांधी के पहले आंदोलन में एक वकील ये भी थे कि सर मैं साथ दूंगा, वैसे भी बिहार के थे तो ज्यादा अच्छी जानकारी थी इनकी। महात्मा गांधी ने यहाँ पर शुरू किया सत्याग्रह, और गांधी के सामने फिर धीरे धीरे करके लोग जुड़ते गए। अंग्रेजों ने देखा कि भैया ये बात तो हमारे हाथ से निकलने वाली है, क्योंकि ना तो गांधी मारकाट की बात कर रहे हैं गर्म वाली, और ना एप्लीकेशन, सत्याग्रह कर रहे हैं। तो अंग्रेजों को लगा इस बात को यही निपटा देते हैं, ज़्यादा बड़ी बनाते नहीं हैं। उन्होंने जल्दी ही जाके और महात्मा गांधी की बात मान ली, और ये जो 3 कठिया पद्धति थी कि ठीक है हम 3 कठिया पद्धति को हटा देते हैं, तो महात्मा गांधी एक छोटे से एरिया में जय जयकार हो गई। यहाँ जाके इनको नाम मिला था महात्मा, कि महान है जो आत्मा। तो गांधी के नाम में क्या जुड़ गया? ये कब जुड़ा? 1917 में। कौन से सत्याग्रह में? चंपारण। यहाँ गांधी जी को देखो, एक तो अपने देश के पहले राष्ट्रपति जो बनेंगे वो मिले, और एक चंपारण में इनके नाम के आगे जुड़ा महात्मा। ये कहा था इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने। RN टैगोर एक बड़ी हस्ती हैं, उम्र में इनसे काफ़ी बड़े हैं, मतलब 8 साल का इनमें गैप है। यहाँ जाके गांधी जी को, अच्छा अब गांधी जी एक छोटे से एरिया में लीडर बन गए। पर बेटा उस टाइम पे सोशल मीडिया तो नहीं था, ना ही कोई अखबार में ये बड़े बड़े पन्नों पे छापे, क्योंकि अखबार तो अंग्रेज छापते हैं, हम तो उतने बड़े लेवल के अखबार ही नहीं छापते। तो गांधी का नाम अभी बहुत फेमस नहीं हुआ, और एक एरिया जानता है कि भैया कोई नया सा एक लीडर आया है जिसका नाम है महात्मा गांधी। बस ये बात उतने तक सीमित है। अब गांधी जी की किस्मत इनको आगे आगे बार बार चांस देगी, और 1917 के बाद इनको फिर मौका मिलेगा 1918 में। ये 17 वाला कहाँ मिला था? चंपारण। अब मिलेगा अहमदाबाद। पहले अहमदाबाद में ना मिल थी, किस चीज़ की? कपड़े की। क्योंकि हम जानते हैं इंडिया में गुजरात और महाराष्ट्र में आज भी 2024 में भी सबसे ज़्यादा कॉटन का जो कामकाज है, कपास का, ये महाराष्ट्र और गुजरात में। काली मिट्टी ज़्यादा है ना यहाँ पर, ब्लैक सॉइल, इसी में क्या पैदा होता है? कॉटन। तो ब्लैक सॉइल की अधिकता के कारण कॉटन का बड़ा कामकाज कहाँ पर है? महाराष्ट्र और गुजरात। यहाँ पे गुजरात के इस एरिया में, तब महाराष्ट्र गुजरात अलग नहीं थे, बम्बई था ये सारा। तो अहमदाबाद में क्या हुआ उस टाइम पे, जैसे तुमने पेंडेमिक देखा सब लोगों ने लाइव, तब भी ऐसे पेंडेमिक तो नहीं लेकिन एपिडेमिक था, मतलब बड़े लेवल पे फैला था। पेंडेमिक तो दुनिया में फैलता है ना, एपिडेमिक एक एरिया विशेष में। तो इस बेल्ट में उस टाइम पर प्लेग फैल गया। जैसे पेंडेमिक, इसमें क्या हुआ कोरोना में, गला और छाती एकदम से आदमी की ब्लॉक हो जाती, सांस नहीं आता था। प्लेग में क्या होता है? ये एक तरह का बुखार होता है, और इसमें RBC बहुत गिर जाते हैं। RBC क्या करते हैं? ऑक्सीजन कैरी करता है ना, हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन का RBC है, तो उसमें सांस में दिक्कत होती है, अटकती है, लोग मर जाते हैं।
तो उस टाइम पर प्लेग फैल गया इस बेल्ट में यहाँ पर। और प्लेग की खास बात क्या है कि जैसे कोरोना था ना एक से दूसरे को, ऐसे प्लेग भी एक से दूसरे को फैलता है और जल्दी से जल्दी ऐसे एरिया कवर कर लेता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये फैलता है चूहों से, मतलब शुरुआत इसकी चूहों से आई, फिर आदमी तक। जैसे मान लो चूहे ने कहीं खाने में कुछ भाई मिला, वो हो गया, वो कहीं कुछ खाना चख गया, वो आदमी के पेट में गया, एक को हो गया, उसको बुखार हुआ तो बुखार से उसके घर वालों को, फिर वो जहाँ जहाँ कांटेक्ट में फैलता चला गया। ये प्लेग था, आरबीसी को प्रभावित करता है तो सीधे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, सांस में दिक्कत आती है, बुखार और फिर ज़्यादा सांस में दिक्कत, आदमी मरता है। यहाँ जब ये फैला तो यहाँ मिल थी बहुत सारी इस पूरे एरिया में। ये थी कपड़े की मिल। कपड़े की मिल में एक तो होता है मिल का मालिक, जिसने पैसा लगाया, बहुत सारा खर्चा किया, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनती है, मशीनें आती हैं, बहुत कामकाज होता है। और दूसरी चीज़ होता है बेटा इसमें पैसा जो कमा के देता है वो कौन होता है? मजदूर। तो मिल मालिक और मिल मजदूर। अब मिल मालिकों को फील हुआ कि अगर ये पेंडेमिक इतनी स्पीड से फैला तो ये मजदूर मर जाएंगे या तो ये भाग जाएंगे। अब जब ये होता है ना कि मौत आ रही है, याद करो जब पेंडेमिक फैल रहा था तो दिल्ली से कितने मजदूर बिहार यूपी पैदल चले गए थे। तुम्हें याद है वो वीडियोस कि पैदल चले गए, उनको पता है कि रास्ते में ट्रेन नहीं है, कोई बस नहीं, कुछ नहीं, हाईवेज खाली। याद हो अगर तुम्हें तो देखो कितने सारे लोग तो ट्रेन के नीचे बेचारे आके मर गए थे, उनको पता ही नहीं चला कि ट्रेन किस डायरेक्शन में आ रही है। शॉर्टकट सोच के उन्होंने कि पैदल पैदल जाएंगे तो ट्रेन सबसे शॉर्ट में है, ट्रेन की पटरियों पर चलने लग गए, कितने लोग मर गए थे, कितनी दिक्कतें आई थी। तो जैसे आज 2020 में हमने ये चीज़ देखी थी लाइव कि हाँ लोग ऐसे पैदल जा रहे थे और पूरे रास्ते यहाँ से बिहार जाना है, कोई टी स्टॉल नहीं क्योंकि सब तो बंद पड़ा था, ना कोई रास्ते में कुछ भी मिलना। सोचो भूखे प्यासे कैसे पहुँचे, कितने लोग तो रास्ते में मर गए। तो उस टाइम पे जब प्लेग फैला तो भी तो लोग भागे होंगे ना अपने घरों की तरफ। इन मिलों में काम करने वाले ज़्यादातर लोग इस बेल्ट के थे, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश। क्योंकि बेटा दूसरे इलाके में काम करने वो जाता है जो बेचारा गरीबी झेल रहा है। अमीर कोई क्यों जाएगा? आज भी पता है क्या है, जिनका इंडिया में बहुत तगड़ा कामकाज है ना, उनके बच्चे विदेश जाके लौट के आते हैं वापस, क्योंकि उनको दिखता है कि यार विदेश में सारे काम खुद करने पड़ेंगे, नौकर चाकर नहीं मिलते। जिनके घर में यहाँ नौकर चाकर हैं, जिन्होंने कभी अपने घर में कोई कामकाज नहीं किया, शौकिया पढ़ने जाते हैं, 4 साल बाद वापस आ जाते हैं। लेकिन जब गरीब का बच्चा बाहर जाता है तो सोचता है यार घर जाके भी मुझे कुछ नहीं मिलना, मैं यहीं कमा खा लूँ। इसलिए आप देखो इंडिया से जितने लोग विदेश में बस रहे हैं, अगर आप उनके बैक को एनालाइज करो, गरीब आदमी बाहर जाके वापस नहीं आता, क्योंकि उसको पता है मेरे पास इंडिया में भी कुछ नहीं है। लेकिन जिसके पास इंडिया में बैक मजबूत है ना, जिसके घर में 4 गाड़ियां खड़ी हैं, 10-20 नौकर चाकर हैं, पीछे बहुत प्रॉपर्टी है, वो लड़के लड़कियां हमेशा लौट के आते हैं। क्योंकि इतनी ऐश जितनी तुम्हारे देश में है ना बेटा, इतनी विदेशों में नहीं है। विदेशों में कामकाज खुद करने पड़ते हैं, वहाँ अमीर से अमीर आदमी को भी अपने कामकाज करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ लेबर नहीं है और लेबर कोई बनने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो वेल ऑफ है पूरा देश। तो इसलिए आपके देश के ना अमीर आदमी लौट आते हैं। तो उस टाइम पे जो गरीब यहाँ से गए हुए थे, जब मौत सर पे आई तो वो गरीब भी वापस आने लग गए। उन्होंने कहा छोड़ो मिल, ये मिल हमें कमा के तब दे रही थी जब हम लोग ठीक ठाक थे। अगर हम मर गए तो हमारे बूढ़े माँ बाप बिहार में बेचारे रोते रोते मर जाएंगे। तो यहाँ से ना बेटा इकट्ठे हो के मिल के मजदूर वापस भागने लग गए। हर आदमी बेटा अपनी जान तो बचाना ही चाहता है ना भाई, जान है तो जहान है। तो मिल के मालिकों को चिंता हुई क्या कि अगर हमारी बिल्कुल पीक सीज़न, इनका ना सीज़न होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल पीक सीज़न है हमारा और हमारी मिल अगर बंद हो गई तो हमें करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। हमने कितने सारे कपड़ों का कहीं कहीं से जो है वो ले रखा होगा कि भैया हम इतना कपड़ा बना के देंगे, नहीं पहुंचाएंगे तो हम फंस जाएंगे। तो उन मिल मालिकों ने बहुत चालाकी से इन मजदूरों को रोकने के लिए इनको लालच दिया। गरीब आदमी पता है क्या बेटा, बेचारा पैसे के लिए ना जान को भी दाव पे लगा देता है। तो इन मिल मालिकों ने इन मजदूरों को मोटी रकम देने का वादा किया। मान लो पहले इनको मिलता था 1 महीने का 10 रुपया, तो इन्होंने कहा भाई 1 महीने के 100 रुपये देंगे, एकदम से 10 गुना। अगर ये 3 महीने रुक गए तो इनको 300 रुपये मिल गए। वैसे पूरे साल में इनको 120 रुपये मिलने थे ना, यानी कितने सालों की कमाई ये 3 महीने में कर गए। तो अब इसीलिए गरीब मजदूर ने, जैसे हर आदमी ना बेटा, हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकल एक चीज़ होती है कि हम हर चीज़ को जस्टिफिकेशन दे देते हैं अपने मन को, अपनी आत्मा को। कोई भी आदमी अपनी आत्मा को ये थोड़ी ना कहता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, वो जस्टिफिकेशन देता है कि कोई बात नहीं। तो इन मजदूरों ने क्या जस्टिफिकेशन दिया अपनी आत्मा को कि भैया मौत तो जिसकी जितनी लिखी है सांस उतनी मिलेंगी, मरना होगा तो यहाँ मर जाएंगे और नहीं मरना होगा तो बेशक रह के काम कर ले, नहीं मरेंगे। और बहुत सारे मजदूरों ने अपनी जान दाव पे लगा के मालिकों की मिलों को चलता रखा। कुछ तो चले गए लेकिन कुछ ने चलता रखा। अच्छा बीमारी है तो चली भी जाएगी,
मिलेगी, पैंडेमिक गया ना अब, ऐसे ही बीमारी चली गई। जब बीमारी चली गई तो वो जो लोग बिहार, झारखंड, उड़ीसा गए थे वो वापस लौट आए। वापस लौट आए तो लेबर की हो गई अधिकता। अब लेबर अगर ज़्यादा होगा तो उनको सैलरी कम मिलेगी या ज़्यादा? वो जो 100 रुपए थे वापस आ गए 10 रुपए पर। तो ये सब इकट्ठे हुए जिन लोगों ने 100 रुपए लिए थे पहले, और गए और मालिक को बोले, सर हमने आपके लिए उस टाइम पे काम किया जब बाकी सब लोग चले गए, अगर आप हमें और इनको बराबर कर देंगे तो हम बेवकूफ़ थे, हम क्यों रुके फिर? तो मालिक ने कहा ऐसा थोड़ी ना होता, तुम अपने फ़ायदे के लिए रुके, तुम मेरे फ़ायदे के लिए नहीं रुके। चलो कुछ भी कह लो, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना एक बहुत मतलब पूरी जान दाव पे लगा दी। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, आपकी बात ऊपर रखते हैं, हम अपने फ़ायदे के लिए रुके, लेकिन काम तो आपका भी चला है ना। आपकी मिल बंद होती तो आप करोड़ों के नुकसान में जाते। आप हमें एक काम करो, बोनस दे दो, हमें प्लेग बोनस दे दो कि हमने प्लेग में आपके काम को चलता रखा और जो लोग यहाँ से चले गए थे उनसे हमें कुछ तो फ़ायदा हो, हमें लगे कि हमने काम ठीक किया, तो प्लेग बोनस दे दो। तो बोले ठीक है, कितना चाहिए बोनस? बोले जितना टोटल कुछ इस तरह का बताया कि 50% दे दो। तो बोले नहीं, 50% नहीं मिलेगा तुम्हें बोनस। ये राज़ी हुए कि हम तुम्हें 20% बोनस दे देंगे। वो 50 पे अड़ गए, ये 20 पे। अब ना तो वो माने ना ये माने, इन्होंने हड़ताल कर दी। तो अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने हड़ताल कर दी। हड़ताल को ताकत चाहिए होती है, आगे कोई लीड करने वाला हो ना तो मजदूर रहेंगे, वरना मजदूर जाके अपना काम करेंगे। तो अब सोचा कि किसको बुलाएं जो इनको लीड कर ले। सबको नजर आया कि भैया बिहार में किसने सारी चीज़ें डील की थी? गांधी ने। तो गांधी के पास गए और बोले सर आप हम लोगों सारे जितने मजदूर हैं ना मिलके, आप हमें लीड करो, तो मिल मजदूरों के लीडर बन जाओ। ये महात्मा गांधी को ऑफर मिला। गांधी वैसे ही चाह रहे थे कि राजनीति में मैं थोड़ा सा एंट्री करूं, एक्सपीरियंस था ही, पैसा था ही, बैक बढ़िया थी। तो गांधी जी ने कहा ठीक है मैं लीड करता हूँ। गांधी जी आ गए। लीड क्या करना होता है, वो भीड़ बैठी होती है उसके आगे बैठ जाओ जाके, बस आप लीडर बन गए। वहाँ बैठ गए। फिर गांधी ने देखा कि लोगों का इंटरेस्ट कम सा है, कुछ मजदूर एक दिन आते हैं, 2 दिन नहीं आते, फिर एक दिन आते हैं। तो गांधी ने कहा ऐसे दबाव नहीं बनेगा, इन लोगों को पहले मोटिवेट करना पड़ेगा, तो मुझे कोई बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। ये गांधी का इंडिया में पहला बड़ा स्टेप था और गांधी ने कहा मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। चंपारण में गांधी ने भूख हड़ताल नहीं की थी। गांधी ने पहली भूख हड़ताल कहाँ की? अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए। अच्छा, गांधी से ना अब अखबारों में जगह मिलने लगी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि यहाँ बेटा बहुत अमीर लोग थे, तो थोड़ा थोड़ा जगह जो है ना, कोई कोई अमीर पैसा लगा रहा था। वैसे भी गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग प्रेस थी, तो अखबारों में आने लगा भी गांधी इस तरह के नए लीडर उभरे हैं, अभी लोकली लीडर हैं, भूख हड़ताल पर बैठ गए। तो इन मिल जो मालिक थे, इनमें से एक बहुत बड़ा मिल मालिक था, उसकी सिस्टर ने जाके और गांधी जी के साथ यहाँ अपनी वो डलवा ली गद्दी सी कि मैं भी इनके साथ शामिल हूँ। ये बड़ा शॉकिंग न्यूज़ था कि एक मिल मालिक की बहन, क्या नाम था उनका, अनसुईया नाम था शायद उनका, अनसुईया बेन पटेल करके उनका नाम था। एक बहुत अमीर आदमी के घराने से एक लड़की अपने भाई और अपने बाप के विरोध में जाके और मजदूरों के साथ बैठ गई। तो फिर इनको फील हुआ कि ये बात बहुत बहुत तूल पकड़ लेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है गांधी जी को बुलाओ अंदर, बैठ के डिस्कस कर लेते हैं। गांधी जी को मालिकों ने बुलाया और गांधी जी ने कहा कि भाई 50% मांग रहे हैं मजदूर, तो दे दो। तो उन्होंने कहा सर 50% देंगे तो हमें भी तो अपना प्रॉफिट देखना है ना भाई, कल को ये मिल चलती रहेगी तो ही तो लोगों का घर चलेगा, मिल बंद हो गई नुकसान में तो कैसे काम करेंगे। तो ठीक है एक काम करते हैं, मालिकों ने कहा कि 50 तो हम नहीं दे पाएंगे। अब गांधी ने कहा 20 आप लोग कह रहे हैं, वो 50 कह रहे हैं, तो इसके बीच का कर लेते हैं 35%। आप अपनी डिमांड को थोड़ा सा, आप जो कह रहे हो उससे ऊपर ले जाओ, उनकी डिमांड को मैं थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा, वो 15 घट जाएंगे, आप 15 बढ़ जाओ। कितने पर बात आ गई? ठीक है, बात बहुत ना बढ़ा के उन्होंने कहा ठीक है आप उनको राजी कर लो, हम 35 देने को तैयार हैं। महात्मा गांधी ने जाके कहा कि देखो भाई 50 तो वो नहीं देंगे, लेकिन 35 पर मैंने उनको राजी कर लिया। अब यहाँ नारा लग गया महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। महात्मा नाम पहले ही पड़ा हुआ था, भूख हड़ताल के कारण अब यहाँ हीरो बन गए। तो महात्मा गांधी की लक चल रहा था कि आगे आगे मौके मिल रहे थे। तो पहले बिहार में फेमस थे, अब कहाँ फेमस हो गए? अहमदाबाद में। तो 2 इकट्ठी हो गई लगभग लगभग में, चंपारण से निकले ही थे अहमदाबाद में। इसी साल 1918 में ही खेड़ा में सत्याग्रह कर दिया गांधी ने। खेड़ा क्या था? गुजरात का ही एरिया था। यहाँ बेटा क्रॉप फेलियर हो गया, उस साल पूरी फसल बर्बाद हो गई। गलत टाइम पे बारिश आ गई, पहले सूखा पड़ा रहा, फिर गलत जब फसल पक गई, तैयार हो गई काटने के लिए, तब वो बारिश गिर गई। तो क्रॉप फेलियर, पूरी क्रॉप जो थी वो फेल हो गई, बढ़िया नहीं हुई।
अब अंग्रेजों ने ना एक रूल बना रखा था। इनका कहना था हम टैक्स वसूलेंगे, लेकिन अगर किसी साल पिछले साल के मुकाबले प्रोडक्शन में 25% भी प्रोडक्शन नहीं है पिछले साल के मुकाबले, तो हम टैक्स माफ़ कर देंगे। ये अंग्रेजों ने खुद अपनी लॉ बुक में लिख रखा था कि अगर पिछले साल 100 बोरी हुई हैं किसी की और इस साल 25 भी नहीं हुई, 25 से कम हुई, तो टैक्स माफ़ कर देंगे। अब यहाँ जब अंग्रेज गए टैक्स कलेक्शन के लिए, तो उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ तो 1/4 भी नहीं हुआ, ये तो आपकी रूल बुक है। तो बोले नहीं, हमें नहीं पता, करो, हमारे ऊपर ऑर्डर है, तुम्हें देना पड़ेगा ये सामान। तो ये सब लोग फिर गांधी के पास पहुंच गए। अब धीरे धीरे सबको लगा कि भैया हमें लीड कौन करे, गांधी। इन्होंने गांधी को कहा कि सर आप हमें लीड करो और आप बताओ। गांधी ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है टैक्स देने की, क्योंकि इनकी रूल बुक में लिखा है कि टैक्स अगर 1/4 ना हो टोटल प्रोडक्शन का तो टैक्स नहीं देना। तो गांधी अब यहाँ अपनी बातों में तो अंग्रेज फंस ही जाएंगे। तो फाइनली गांधी की यहाँ भी जीत हुई। गांधी ने लोगों को टैक्स देने से मना करके और उनकी बात को ऊपर रखवा दिया, यानी यहाँ के किसानों को उस साल का टैक्स नहीं देना पड़ा। तो देखो 3 जगह गांधी सक्सेसफुल हुए, पहले नील पैदा करने वाले किसानों के लिए, फिर मिल के मजदूरों के लिए, और एक नॉर्मल किसान के लिए जिसकी की क्रॉप फेलियर हो गया था। गांधी धीरे धीरे करके एक लीडर बन के उभरने लगे। ये वो दौर था जब लाल बाल पाल नहीं चल पा रहे थे। ये वो दौर था जब फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और ये आत्माराम पांडुरंग टाइप के जो लीडर्स थे पुराने, ये नहीं चल पा रहे थे। अब एक नया लीडर उभर रहा था, तो सबने फेथ रखा कि यार ये आदमी आगे बढ़ेगा। इस टाइम पर गांधी जी की किस्मत बहुत तेज स्पीड से चल रही थी। गांधी जी को मौके लगातार मिल रहे थे। हम जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था दुनिया में, कब से कब तक? 1914 से 18 तक। इस वर्ल्ड वॉर में 2 खेमे थे, 2 बड़े ग्रुप्स थे। एक ग्रुप में थे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस और रशिया, और एक ग्रुप में थे JGI बेटा सेकंड में थे, इसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की, जिसको आप टर्की कह देते हैं। ये थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो इस टाइम पे क्या हुआ, बातचीत नहीं करनी किसी को भी बेटा। ये जो है ना अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह, ये ब्रिटेन हमारा मेन देख रहा है क्योंकि इसका हमसे सीधा संबंध था। इस ग्रुप की जीत हुई, ये हार गया। लेकिन जीत के बाद इन लोगों को ख़त्म करने के लिए, इनको कुचलने के लिए पूरे हथियार उठाए कि भाई कैसे इनको ख़त्म कर दें। उसी सीरीज़ में इन्होंने कहा तुर्की ना एक इस्लामिक कंट्री है बेटा, इस्लामिक देश है ना, बहुत सारे देश हैं जो अरब और इसके आसपास पड़ते हैं। तो तुर्की में सबसे बड़ी पोस्ट हुआ करती थी तुर्की में खलीफा, और पूरी दुनिया के जितने मुसलमान थे ये सब मानते थे कि हमारे हेड हैं खलीफा। तो पूरी दुनिया के मुसलमान ये मानते थे कि खलीफा की पोस्ट बहुत रिस्पेक्टेड एक रूप में देखते थे। अंग्रेजों ने कहा कौन खलीफा, इस पोस्ट को ख़त्म करो, इसको हम मानते ही नहीं हैं। अब क्योंकि तुर्की हारा है तो जो चाहें वो कर सकते हैं। उन्होंने तुर्की के खलीफा को अपदस्थ कर दिया, भगा दिया कि भाग यहाँ से, कोई खलीफा पलीफा नहीं बनेगा। अब वो तुर्की का खलीफा जो था, पूरी दुनिया के मुसलमानों को लगा हमारी बेइज्जती हो गई, तो उन्होंने ना संगठन बनाया बेटा और कहा हम अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करेंगे। पूरे देश, पूरी दुनिया के जितने मुसलमान देश हैं, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करेंगे और इसलिए खिलाफत आंदोलन चलाएंगे। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ कौन सा आंदोलन चलाना था? अच्छा, क्या किया, तुर्की से ना 5-5, 6-6 के ग्रुप बनाए बड़े बड़े लोगों के, और कहा तुम जाओ दुनिया के अलग अलग देशों में जाओ और अपनी बात को रखो कि अंग्रेज़ों ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को परेशान किया है, उनके हेड को भगा दिया, हटा दिया, पोस्ट को अपदस्थ कर दिया। तो ऐसा एक ग्रुप हमारे देश में भी आया। वो आया और 1918 में वो मिला कई सारे बड़े बड़े लीडर्स से, जिनमें जिन्ना भी थे। तो जिन्ना ने कहा कि भैया हम अपने देश में पहले ही परेशान हैं, हमारे बस की बिल्कुल नहीं है कि हम जाके यहाँ इनके झंडे उठा के कहें इनको रिहा करो और इनको पद पे बैठाओ, हम नहीं करेंगे। उन्होंने मना कर दिया जिन्ना ने। इस मामले में जिन्ना की मतलब काबिले तारीफ़ है कि जिन्ना ने मना कर दिया कि हम अपने पचड़े पहले निपटा लें, तुम्हारे तुर्की में जो हो रहा है तुम देखो, जबकि वो खुद मुसलमान थे। अच्छा, वो लोग थे चालाक, वो दूसरे लोगों से मिले, सैयद बंधु थे 2, उनसे मिले और कहा कि ऐसे ऐसे देखो, आप अपनी साथ दोगे तो पूरी दुनिया में मुसलमान जो है क्रांति करना चाहते हैं, आप भी साथ दो। अब वो सैयद बंधुओं ने कहा ठीक है, हम तुम्हें हेल्प करेंगे, हम भी इंडिया में काम करेंगे, एक तरह से विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब सैयद बंधु मुट्ठी भर लोग थे जो इनके साथ थे।
गांधी जी को पता चला कि ऐसे ऐसे खिलाफत आंदोलन की तैयारी हो रही है, दिल्ली में बैठक हो रही है खिलाफत कमेटी की, छोटी सी कमेटी थी, हार्डली कुछ लोग थे इसमें। तो गांधी ने कहा ये सही मौका है मुसलमानों के मन में हिंदुओं के प्रति प्यार पैदा करने का, कि भाई हिंदू हमारे ही हैं, हमारी मदद करेंगे। महात्मा गांधी पहुंच गए दिल्ली और खिलाफत कमेटी से मिले और कहा मैं एश्योरेंस देता हूँ इस देश का हर हिंदू आपके साथ खड़ा है। तो खिलाफत कमेटी जो मुट्ठी भर लोगों की थी, जिसकी कोई सुनता भी ना, उसके साथ एकदम से करोड़ों लोग आके जुड़ गए, क्योंकि उन करोड़ों लोगों का चेहरा तो एक ही था ना, महात्मा गांधी। तो सबने कहा वाह भाई। उन्होंने सोचो कमेटी में सब मुस्लिम हैं, दिल्ली में बैठक है, और कहा इस कमेटी के हेड है महात्मा गांधी। तो खिलाफत कमेटी के मुखिया किसको बना दिया गया? गांधी यही तो चाहते थे। गांधी एक तरह से मुसलमानों के लीडर बन गए। अब महात्मा गांधी ने देखा पूरे देश में एक टाइम है जब अपना मेन आंदोलन छेड़ा जा सकता है। महात्मा गांधी ये छोटा सा बैकग्राउंड बना रहे थे। पहले कहाँ बनाया था सबसे पहला बैकग्राउंड? चंपारण बिहार में। फिर कहाँ गए थे? अहमदाबाद, मिल मजदूर। फिर कहाँ गए? अब महात्मा गांधी ने खिलाफत को, अपनी कमेटी को अपने साथ करके, अब गांधी का सबसे पहला बड़ा स्टेप था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये महात्मा गांधी का पहला मास बड़े लेवल पर मूवमेंट था। गांधी ने ना, जैसे तुम बैठे हो ऐसे बैठ के, जैसे वहां पे बैठक होती थी बेटा हर साल, वहां पे ये थॉट दिया, ये विचार दिया कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि हमें अंग्रेजों के सारे काम छोड़ देने चाहिए। तो सब लोगों ने गांधी को घूर के देखा कि क्या बात कर रहा है ये, अंग्रेजों के काम छोड़ के क्या होगा। तो उस टाइम तक गांधी ठीक है लोकल एरियाज में फेमस थे, पर इतने भी बड़े नहीं थे कि सब उनकी बात मान लें। तो कई लोग इनसे बड़े भी तो थे ना, कांग्रेस में कुछ लोग बुजुर्ग भी तो थे। उन्होंने कहा क्या पागलपन वाली बात कर रहे हो, तुम्हारे अंग्रेजों के स्कूल न जाने से, कॉलेज न जाने से, नौकरी छोड़ने से क्या फर्क पड़ेगा अंग्रेजों को। गांधी ने कहा कि देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैंने 22 साल अफ्रीका में भी काम किया, और गांधी जब अफ्रीका में थे ना तो 1909 में बेटा उन्होंने वहां रहते हुए एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज ये गुजराती में लिखी गई थी। तो कई बार एग्जाम में आता है हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी गई? गुजराती। बाद में ये इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट की गई थी। इस किताब में गांधी ने 2 लाइन लिखी थी कि अगर इंडियंस सिर्फ 1 साल अंग्रेजों का सारा काम छोड़ दें तो अंग्रेज 1 साल में यहाँ से भाग जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? उन्होंने किस बेसिस पे कहा? उन्होंने कहा अंग्रेजों के 99% काम तो इंडियंस ही करते हैं। अंग्रेजों की फौज में अंग्रेज ज्यादा थे या भारतीय? हम थे उनकी फौज। अंग्रेजों के सारे नौकर चाकर, उनका हाथी को चलाने वाला महावत, उनके घोड़े गाड़ी को चलाने वाले, जितने उनकी मेंटेनेंस थी, भाई उनके पास घोड़ों की फौज थी। उन घोड़ों की केयर कौन करते थे? इंडियंस ना। सारा काम का छोटे से छोटा बेसिक काम हम करते थे उनका। तो गांधी जी ने कहा अगर सिर्फ 1 साल इनका काम छोड़ दो तो 1 साल के अंदर देखना अपने आप ये बोरिया बिस्तर बांधेंगे और चले जाएंगे। ये गांधी जी ने 1909 में लिखा, लेकिन तब तक तो गांधी को कोई जानता भी नहीं था। ये तो इंडिया आए ही 15 में थे। अब इन्होंने कहा अब वो टाइम आ गया 1 साल के लिए इनके काम छोड़ने का। महात्मा गांधी का ये थॉट कुछ लोगों को गले से नहीं उतरा। उन्होंने कहा क्या पागलपन है, ये कौन सी नई विचारधारा लाए हो, यहाँ नरम गरम की कोई नहीं सुन रहा, तुम क्या बात कर रहे हो। तो गांधी ने कहा नरम गरम की कोई नहीं सुन रहा ना, एक ऑप्शन है कि कोशिश करके देख ली जाए, क्या पता है इस स्टेप से दुनिया में परिवर्तन आए, भारत में। तो 1920 में गांधी को अपनी बात समझाने में कई महीने लग गए। फाइनली जिस साल ये शुरू होना था ना, 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक की हो गई डेथ। तिलक की डेथ हो गई। तो सोचो जो लोग अपोज कर सकते थे, ताकतवर लीडर थे, उनमें से एक तो चले गए, बाल गंगाधर तिलक। 1 अगस्त को जिस दिन इनकी डेथ हुई ना, तो कांग्रेस के थे ये मेंबर, 16 में सब इकट्ठे हो गए थे, नरम गरम वगैरह। तब फिर पूरे देश को कहा गया कि तिलक की याद में एक फंड बनाते हैं, एक फंड रेज करते हैं, जिससे जो बन पड़े 1 पैसा, 1 आना, 2 आना, 15 पैसे, 10 पैसे, जितने हो सकें उतना अपना कोष बना लेते हैं। तुम विश्वास नहीं करोगे, 1920, अब से ठीक 100 साल पुरानी बात कर रहे हैं, उस जमाने में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया था। 1 करोड़ आज भी कीमती है बेटा, किसी भी एवरेज परिवार में 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। 1920 में 1 करोड़ की वैल्यू कितनी रही होगी? और ये सिर्फ दान, किसके नाम पर दान इकट्ठा हुआ था? तिलक के नाम पर। तो सोचो कितना बड़ा नाम था बाल गंगाधर तिलक का। अगस्त की घटना है ये। दिसंबर आ गया, दिसंबर में जाके, बैठ जाओ बेटा जल्दी से, लास्ट ही क्लास हो गई थी बस अब। दिसंबर में, अगस्त की घटना है ये, दिसंबर आ गया, दिसंबर में जाके
बैठ जाओ बेटा जल्दी से, लास्ट ही क्लास हो गई थी बस अब। दिसंबर में जाके महात्मा गांधी के इस थॉट से जितने लोग माने, बेटा बातचीत नहीं करनी, जो लेट आते हैं उनके आसपास वालों को भी। दिसंबर में जाके बेटा ये प्रोसेस शुरू हुआ और फिर 1 साल बहुत बढ़िया चला, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लेकिन 1 साल बाद, आज कितनी तारीख है? 5 फरवरी। आज ही के दिन चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। चौरा चौरी यूपी में एक जगह है, वहाँ पे भीड़ गुजर रही थी, बस वो नारे लगा रही थी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। पुलिस के चौकी थी वहाँ, कच्ची घास फूस की। 3-4 पुलिस वाले बाहर निकले और देखा बड़ी सी भीड़ जा रही है, भारत माता की जय, भारत माता की जय करती हुई। तो उन्होंने अंदर आके अपने, एक अफसर था, 22 पुलिस वाले थे वहाँ, तो उन्होंने कहा, 21 तो कांस्टेबल टाइप के थे, एक अफसर था थोड़ा बड़े रैंक का, तो उसको कहा सर ये ऐसे भीड़ नहीं है, गड़बड़ ना कर दे। तो अफसर ने कहा, अरे ये डरपोक लोग हैं, कुछ नहीं करेंगे, तुम एक काम करो, जाके हवाई फायरिंग कर दो और ये अपने आप भाग जाएंगे। उन्होंने जाके हवाई फायरिंग की, पता नहीं कैसे क्या गड़बड़ रही बेटा, उस हवाई फायरिंग में 3 लोगों को गोलियां लग गई, 3 जवान लड़कों को, वो ऑन द स्पॉट मारे गए। आज ही के दिन की घटना है वो मारे गए। अब सोचो जो 3 लड़के मारे गए, उनके भाई, मामा, चाचा, ताऊ सब साथ ही तो चल रहे होंगे ना, क्योंकि गांव के गांव चलते थे सब इकट्ठे। अचानक से 3 लड़के मर गए जिन्होंने कुछ गलत नहीं किया, वो कर क्या रहे थे? भारत माता की जय, वंदे मातरम। वो भीड़ एकदम से गुस्से में आ गई, जवान लड़के ज़्यादा थे, तो भीड़ एकदम से अंग्रेज़ों के उस पुलिस चौकी की तरफ भागी कि भाई इन्होंने कैसे मार दिया। तो उन्होंने देखा एकदम भीड़ आ रही है, भीड़ ज़्यादा थी, अब ये 22 आदमी हैं, वो तीनों अंदर घुस गए। उन्होंने अंदर से कुंडी बंद कर ली अपनी दरवाजे की, और उस अफसर को कहा कि सर शायद ना गोली वोली लग गई। तो बोला कोई नहीं, ये 1-2 घंटा रुकेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, चले जाएंगे। जैसे हम इंडियंस के ऊपर ये था कि ये कुछ करेंगे नहीं। वो 22 लोग अंदर आराम से बैठ गए, उनको ये नहीं हुआ कि कोई बड़ा स्टेप इंडियंस ले लेंगे। इंडिया के वो गांव के जो लड़के थे, उन्होंने आसपास के गांव से मिट्टी के तेल की केन इकट्ठी की, वो भीड़ वहीं खड़ी चिल्लाती रही, दरवाजे तोड़ने के लिए करती रही, दरवाज़ा खोला नहीं उन्होंने। मिट्टी का तेल, झोंपड़ी टाइप थी उस टाइम पर, उस झोंपड़ी के चारों तरफ छिड़क दिया और इसमें आग लगा दी। अब वो सोचो अगर बाहर खोल के भागेंगे तो लोग पीट पीट के मार देंगे, वो अंदर ही बैठे रहे और जिंदा जल के मर गए। आज के दिन 1922 में, आज तुम 2024 में ये कहानी सुन रहे हो, यानी 102 साल पहले आज ही के दिन ये जिंदा जला दिए गए 22 आदमी। ये खबर कुछ दिनों में ही पूरे देश में फैल जानी थी, सोशल मीडिया नहीं था लेकिन तब भी खबरें तो फैलती थी। गांधी तक पहुंची बात, गांधी ने उसी दिन कहा आज से आंदोलन बंद। इतना बढ़िया चलता आंदोलन जिसने 1921 में बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया, वो फरवरी 1922 में गांधी ने स्थगित कर दिया। गांधी ने कहा मेरा आंदोलन था, मेरा विचार था, मैंने चलाया, मैं बंद करता हूँ, अब कोई भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं करेगा। चौरा चौरी हत्याकांड कहलाता है बेटा ये, और इसके एवज में गांधी को चौरा चौरी पकड़ लिया गया और गांधी को जेल में बंद कर दिया गया। कुछ लोग कहते हैं जब गांधी ने ये मूवमेंट वापस लिया ना, तो कुछ जवान लड़के इतने गुस्से में थे कि वो गांधी का मर्डर कर सकते थे। उन्होंने सोचा गांधी ने मजाक किया क्या, 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए तो देश में आग लग गई। 1857 में कितने इंडियंस फांसी पे चढ़ा दिए और उसके बाद कितने ही इंडियंस मारे गए, तब गांधी जी ने कुछ नहीं कहा। तो कुछ लोग गांधी के एंटी हो गए थे और गांधी की जान को खतरा था, पता नहीं कब कौन मार देता, तो गांधी की सेफ्टी थी कि उनको जेल में रखा जाए। 1922 में गांधी को इस चक्कर में जेल हुई थी और फिर कांग्रेस में बंटवारा हो गया था, कांग्रेस में कलह कलेश हुआ और कांग्रेस फिर टूट गई थी। इसकी कहानी कल जानेंगे, कांग्रेस कैसे टूटी और क्या दल इसमें से बने। चलो।